नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के साथ एनसीईआरटी क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की जो बुक आती है वो डिस्कस करेंगे। आगे हम कंटिन्यू करेंगे पूरी आपकी जो इकोनॉमिक्स है 9th 10th और 11th 12th सब क्रमवार तरीके से हम आपका पूरा कंप्लीट जो है कोर्स डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो आज 9th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 का ये जो पार्ट फर्स्ट है, ये 2 पार्ट में वीडियो इसकी आएंगी। आज जो पार्ट फर्स्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो पार्ट सेकंड अपलोड होगा वो मेरे ख्याल से कल अपलोड होगा, तो आप उसको भी देखिएगा। आप पहले आज इसको देखिए, और अगर चीज़ें आपको आज समझ आती हैं, आपको अच्छा लगता है, आप ये 15-20 मिनट जो भी ये वीडियो होगा, अगर आपको लगता है कि नहीं आप मुझे झेल नहीं रहे हो, आप मुझसे कुछ सीख रहे हो, मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ, कुछ बता पा रहा हूँ, अपनी बातें कुछ समझा पा रहा हूँ, तो फिर मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगा। अदरवाइज़ मैं यहीं बंद कर दूँगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको आपके रिस्पॉन्स की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। जैसे वीडियो अपलोड होगा फिर आप नीचे कमेंट में जा कर के ना कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं इसमें मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, है ना, इसमें क्या खामियां रह गई हैं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। आपके रिव्यू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी मुझे। तो प्लीज़ आप वीडियो देखने के बाद ना नीचे कमेंट में जा कर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। अब इसमें 4 चैप्टर्स दिए गए हैं। पहला जो दिया गया है पालमपुर गांव की कहानी, दूसरा संसाधन के रूप में लोग, और तीसरा निर्धनता एक चुनौती, चौथा भारत में खाद्य सुरक्षा। हम इन चारों टॉपिक्स को बारी बारी अध्ययन करेंगे। इनमें से पहला जो पालमपुर गांव की कहानी है इसको आज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बाकी के जो ये जो 3 चैप्टर्स बचते हैं आने वाली वीडियो में इनको भी हम बारी बारी डिस्कस कर लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स हम आपके फर्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम सुन के आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि भैया इकोनॉमिक्स में ये कहानी की क्या ज़रूरत है, कहानी का क्या माजरा है। तो जब आप फर्स्ट पेज आप खोलोगे ना इस कहानी की, तो फर्स्ट लाइन में ही लिखा गया है भैया इस कहानी का उद्देश्य जो है वो उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों का अध्ययन करना है, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं। क्या? उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों का अध्ययन करना, ना कि राजा और रानी की कहानियां आपको बताना है। तो आपके दिमाग में अब ये प्रश्न उठ रहा होगा कि भैया उत्पादन क्या होता है कि नहीं, उत्पादन होता क्या है। तो आइए हम इसी के बारे में अब आगे अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। अगर हम आपसे कहें कि उत्पादन एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया, फिर आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि कैसी प्रक्रिया है। मान लो जैसे आपने गेहूं की पैदावार देखी होगी, किस मौसम में बोया जाता है, कैसे बोया जाता है, इन सारी प्रक्रियाओं को आपने देखा होगा। चलो मान लेते हैं जैसे गेहूं को बोने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, भूमि की, एक उपजाऊ भूमि की ज़रूरत होती है। उसकी हम जुताई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि बीज जो है उसमें अच्छी तरीके से अंकुरित हो सके। फिर उसमें क्या करते हैं, बीज को मिट्टी में मिलाते हैं, बीज को उसमें डालते हैं, फिर बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है और फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर धीरे धीरे करके खाद डालते हैं। फिर एक समय के बाद जो हमारा ये जो फसल है पूरी तरीके से पक जाती है और फिर हम उसको क्या करते हैं, उसकी कटाई करते हैं। फिर कटाई करने के बाद उसकी क्या होती है, मड़ाई होती है। मड़ाई होने के बाद फिर जा कर के गेहूं का ढेर तैयार होता है दोस्तों। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हमने करी ना, यही प्रक्रिया क्या है, उत्पादन है। ये जो पूरी प्रक्रिया हुई ये प्रक्रिया ही क्या है, उत्पादन है दोस्तों। अगर हम इसको एक किताबी जो है परिभाषा के रूप में अगर कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु का निर्माण या सृजन करता है। एक बार फिर से
मैंने क्या कहा, उत्पादन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मानव अपनी आवश्यकताओं को, आपको गेहूं की आवश्यकता है कि नहीं है भाई, खाने के लिए जरूरी है कि नहीं है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि जो चीजें खाने के लिए आप यूज करते हैं उन्हीं चीजों की आपको आवश्यकता है। आपको हो सकता है पेन की आज आवश्यकता हो, कल पेंसिल की हो, परसों हवाई जहाज की हो, ट्रक की हो, ट्रेन की हो, बस की हो, किसी भी चीज की आवश्यकता हो सकती है। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का निर्माण या सृजन क्या कहलाता है, उत्पादन। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये क्या कहलाएगी, आपकी उत्पादन कहलाएगी फ्रेंड्स। तो क्या हम ये मान करके चलें कि उत्पादन क्या है, ये आपको समझ आ गया? तो प्लीज अगर आ गया तो आप कमेंट में टाइप यस करें। तो आइए फ्रेंड्स, हम आगे की तरफ मूव करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए हमें कौन सी मूलभूत शर्तों की ज़रूरत होती है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके बिना हम उत्पादन कर ही नहीं सकते। जो मूलभूत शर्त होती है, जो पिलर होती है उत्पादन के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, तो उसमें से पहला है लैंड, भूमि। क्या बिना भूमि के आप किसी चीज़ का उत्पादन कर पाओगे? क्या हवा में उत्पादन करोगे क्या? जैसे मान लो आपके पास भूमि नहीं है, आपको गेहूं की बुआई करनी है, तो क्या गेहूं आप आसमान में बोगे? 2 बीघे आसमान जोत के उसमें गेहूं बोगे? ऐसा कर पाओगे क्या? नहीं ना। तो कहने का मतलब है कि उत्पादन के लिए, किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए जो लैंड है, जो भूमि है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। अब दूसरा जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, श्रम। भाई काम करने के लिए मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? खेत में बिना ऐसे आप बीज फेंक के चले आओगे, क्या हो जाएगी सारी चीज़ें, फसल तैयार हो जाएगी? नहीं होगी ना। उनकी जो है जुताई के लिए, उनकी भराई के लिए, कटाई के लिए, मड़ाई के लिए, इन सब चीज़ों के लिए श्रम की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो कहने का मतलब है कि दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, श्रम। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, उसकी हम बात कर लें, पूंजी। क्या फ्रेंड्स, पूंजी। आप मुझे बताओ, क्या अगर आपके पास गेहूं के बीज खरीदने के पैसे ही नहीं हैं तो कैसे आप खरीदोगे? कैसे खरीद पाओगे? आपके पास हल नहीं है, कैसे जोत पाओगे आप अपने खेतों को? आपके पास रसायन नहीं है, आपके पास खाद नहीं है, कैसे कर पाओगे आप अच्छी खेती? कैसे उत्पादन कर पाओगे आप? तो कहने का मतलब है कि उत्पादन की तीसरी जो सबसे बड़ी शर्त होती है वो क्या है, पूंजी। अब ये पूंजी भी दोस्तों 2 तरीके की होती है। जी हाँ, 2 तरीके की होती है। एक तो होती है अस्थाई पूंजी और एक तो होती है कार्यशील पूंजी। अस्थाई पूंजी जो मतलब सिर्फ एक बार आपको पैसे खर्च करने हैं या एक बार सिर्फ उसके निर्माण से आपका काम हो जाता है। जैसे भवन एक बार आप, जैसे किसी भी फैक्ट्री में कोई भी चीज़, मान लो ये पेंसिल है, तो पेंसिल के उत्पादन के लिए एक बार आप फैक्ट्री बना लो, उसके बाद बार बार फैक्ट्री बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ये क्या हो गई, आपकी अस्थाई पूंजी हो गई। जैसे इसी तरीके से मशीन हो गया, पेंसिल बनाने की कोई मशीन आती है तो आपने एक बार खरीद लिया तो बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक होती है कार्यशील पूंजी जो आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है। जैसे नगद मुद्रा की हम बात कर ले, पैसे की आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। कच्चे माल, जैसे आप खेती कर रहे हो तो आप उसके लिए आपको खाद की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। तो ये इस तरीके से ये 3 इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर हो जाते हैं। एक और है जो इन सब चीज़ों के लिए, इन सबको आपस में जोड़े रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो क्या है, चौथा, मानव पूंजी। मानव पूंजी, जी हाँ फ्रेंड्स, भूमि, श्रम और पूंजी को एक साथ करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? ज्ञान और उद्यमशीलता की ज़रूरत पड़ेगी। एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास जो है कुशल शिक्षा जिसने ग्रहण करी हो, जिसके पास अनुभव हो, है ना। वही इन सारी चीज़ों को, किसको, भूमि, श्रम और पूंजी को एक सही अनुपात में इनका जो है यूज करके एक बेहतर उत्पादन जो है ला सकता है, किसी भी वस्तु का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है। तो चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ निकल करके आ रही है वो क्या है, मानव पूंजी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? उत्पादन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। ठीक है, आगे बढ़ें अब।